हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पाथ टू सक्सेस में। बात करेंगे इस वीडियो में हम एचपी सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स एग्जाम की, जो कि आने वाले आपके एग्जाम है क्लर्क, प्रोसेस सर्वर, ड्राइवर, दफ्तरी, बिलीव, पीएन माली आदि जो भी एग्जाम आपके होने हैं उसके पैटर्न को ध्यान में रखते हुए वीडियो तैयार किया गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो अभी पैटर्न चला हुआ है एचपी हाई कोर्ट के, जो अभी एग्जाम हुए थे अभी क्लरिकल के, ड्राइवर के, और अपकमिंग जो भी एग्जाम है। जिस तरीके का इसमें पैटर्न देखने को मिल रहा है ना, जो टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, बिल्कुल उसी टॉपिक से सारे क्वेश्चन जो है कलेक्ट किए गए हैं और आपके लिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है किसी भी पद के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए आप एग्जाम दे रहे हो, वो छूटे नहीं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों एचपी स्टैटिक जीके है फॉर एचपी सबऑर्डिनेट कोर्स एग्जामिनेशन 2026 के लिए। जो भी आपका इसके अलावा पटवारी का एग्जाम है या आपका क्लरिकल का कोई भी एग्जाम है हिमाचल गवर्नमेंट का, तो उससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स इसमें इंक्लूड हैं, चाहे आपका एचपी हाई कोर्ट का है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट, कल्चर, इकोनॉमी और सेंसस लिया है हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड 2011 का। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा, कुल्लू का सलारू अभिलेख किस काल से संबंधित है? कुल्लू का जो सलारू अभिलेख है वो किस काल से संबंधित है? तो जो कुल्लू का सलारू अभिलेख है वो गुप्त काल से संबंधित है। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल से ये संबंधित है। बात कर लेते हैं सलारू अभिलेख की। तो इससे आपके और भी कुछ फैक्ट निकल के आते हैं, जैसे कि ये जो सलारू अभिलेख है ये आपका 4th सेंचुरी का है। 4th सेंचुरी का जो है अभिलेख है, 4th सेंचुरी का अभिलेख है ये। और ये कहाँ पर मिलेगा आपको देखने के लिए अभिलेख, ये कहाँ पर है? तो ये है कुल्लू के जो बंजार है, कुल्लू का बंजार, जो बंजार घाटी है कुल्लू की। ठीक है, इसमें एक गांव पड़ता है उसका नाम है सालरी। सालरी गांव है, सालरी विलेज है। इस विलेज में आपको देखने के लिए मिलेगा सलारू अभिलेख। ठीक है, और ये 4th सेंचुरी का है, गुप्त काल से संबंधित है, और ये 3 लाइनों का है। ये कितनी लाइन का है? 3 लाइनों का है, 3 लाइनों का अभिलेख है। ठीक है, ये 3 लाइनों का अभिलेख है। एक और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि ये राजा, जो राजा हुए थे, कौन से राजा हुए थे? गुप्त राजा थे, चंडेश्वर हस्तिन। चंडेश्वर हस्तिन राजा हुए थे, ये गुप्त साम्राज्य के थे। ठीक है, ये गुप्त साम्राज्य से थे, राजा चंडेश्वर हस्तिन का ये जो है सिलारू अभिलेख है, इनका है ये, राजा चंडेश्वर हस्तिन का। और ये 3 लाइनों का अभिलेख है। एंड ये आपका 4th सेंचुरी का अभिलेख है। ये आपको मिलेगा सालरी विलेज, बंजार घाटी, कुल्लू में। ठीक है, तो यहाँ से आपके और भी फैक्ट क्लियर हो गए कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि सलारू अभिलेख किस सेंचुरी का है, तो आपको पता होगा कि 4th सेंचुरी का है। किस राजा का है? चंडेश्वर हस्तिन का है। ठीक है, और किस घाटी में मिलेगा, किस घाटी में है ये सलारी गांव? तो ये है बंजार घाटी में। ठीक है, तो 3-4 क्वेश्चन आपके और यहाँ से क्लियर हो गए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान से 7वीं शताब्दी से संबंधित सुंदर सेन का ताम्र पत्र प्राप्त हुआ है? तो ये जो बात हो रही है सुंदर सेन की, ठीक है, इसका, इन जो राजा हैं इनका कई जगह नाम आपको देखने के लिए मिलेगा
सुंदर सेन की जगह आपको देखने के लिए मिलेगा समुद्र सेन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक ही है। इनका कई बुक्स में जो नाम है सुंदर सेन लिखा हुआ है और कई में समुद्र सेन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो 7वीं शताब्दी का सुंदर सेन या समुद्र सेन का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है निर्मंड से। ठीक है, और निर्मंड भी आपका कहाँ कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है निर्मंड भी। ठीक है, और बात करते हैं कि ये जो निर्मंड से मिला है, ये है महासामंत महासामंत समुद्र सेन। समुद्र सेन का अभिलेख है। ठीक है, और ये है 7th सेंचुरी का, ये आपका क्लियर हो रहा है। और इस अभिलेख में है क्या, इस अभिलेख में जो समुद्र सेन है, इन्होंने एक निर्मंड में जो है, निर्मंड में एक शिव मंदिर को जमीन दान देने का उल्लेख है इसमें। इस जो आपका ताम्रपत्र है निर्मंड का, इस किस बारे में बताया है, इस बारे में इसमें बताया है कि जो राजा समुद्र सेन है, महासामंत समुद्र सेन है, इन्होंने जो है निर्मंड में एक शिव मंदिर को जमीन दान देने का जो है काम किया है, उसका उल्लेख है। एक इन्होंने शिव मंदिर को जमीन दान की है, भूमि दान की है। साथ ही इसमें सूर्य पूजा का भी उल्लेख है। तो ये एक दो पॉइंट जो है आपको याद रखने हैं। तो जो निर्मंड का ताम्रपत्र है, ये राजा समुद्र सेन का है। ठीक है, और 7वीं शताब्दी का है, ये 7th सेंचुरी का है। ओके, एंड इसमें जमीन दान देने का उल्लेख है शिव मंदिर के लिए। दूसरा सूर्य पूजा का इसमें उल्लेख है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके 2-3 जो है पॉइंट क्लियर हो गए, तो ये आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, चंबा के भूरी सिंह संग्रहालय में रखे 36 अभिलेख किस लिपि से संबंधित हैं? किस लिपि से संबंधित है, तो ये संबंधित शारदा और टाकरी से। शारदा और टाकरी से संबंधित है। बात करते हैं जो संग्रहालय में रखे 36 अभिलेख, इनकी बात करते हैं। तो ये जो अभिलेख हैं, ये चंबा के 1000 साल के इतिहास का वर्णन करते हैं। ये जो अभिलेख हैं, जो चंबा के भूरी सिंह संग्रहालय में रखे हैं, ये जो अभिलेख हैं, ये चंबा के 1000 साल के इतिहास का वर्णन करते हैं। इनसे चंबा के 1000 साल के इतिहास का पता लगता है। और दूसरी बात इसमें ये है कि ये जो है सबसे पुराना इसमें जो अभिलेख है, ये जो अभिलेख रखे हैं, इनमें जो सबसे पुराना है, तो वो चंबा के राजा साहिल बर्मन के पुत्र युग बर्मन का सबसे पुराना ताम्रपत्र है। इसमें आपको 2-3 चीजें इसमें फैक्ट निकल के आए हैं कि एक तो ये 1000 साल पुराने चंबा के इतिहास का वर्णन करते हैं। ठीक है, और दूसरा ये चंबा के राजा जो थे साहिल बर्मन, उनके पुत्र युग बर्मन का जो ताम्रपत्र है, वो इन सब में 36 जो ताम्रपत्र है, इनमें सबसे पुराना किसका है, चंबा के राजा साहिल बर्मन के पुत्र युग बर्मन का ताम्रपत्र जो है, ये सबसे पुराना है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं एक बार जो चंबा का भूरी सिंह संग्रहालय है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हमें इसकी भी जान लेनी चाहिए कि ये जो चंबा का भूरी सिंह संग्रहालय है, चंबा में है ये। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1908 को, 14 सितंबर 1908 को इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी,
चंबा के भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना 14 सितंबर 1908 को हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? जो पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक थे, एएसआई के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो महानिदेशक थे, जॉन फिलिप फॉगल, जॉन फिलिप फॉगल थे महानिदेशक उस समय। इन्होंने की थी। किसने की थी? जॉन फिलिप फॉगल ने की थी 1908 में चंबा के भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना। ठीक है। जो राजा भूरी सिंह थे वो चंबा में उन्होंने राज्य कब से कब तक किया? 1904 से 1919 तक, मतलब 15 साल तक ये राजा रहे चंबा के, राजा भूरी सिंह। इन्होंने आग्रह किया था, इन्होंने रिक्वेस्ट की थी जो भी एएसआई के महानिदेशक थे जॉन फिलिप फॉगल कि वो विजिट करें, चंबा आए। तो ये चंबा आए तो इन्होंने जो है अपने परिवार के चित्र, कई पुरातत्व महत्व की सारी वस्तुएं इन्होंने इनको भेंट की और संग्रहालय बनाने के लिए रिक्वेस्ट की। तो इन्होंने संग्रहालय बनाया था, जॉन फिलिप फॉगल ने बनाया था, 1908 में बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें जो बुक्स दे रखी हैं, जो बुक्स के नाम दिए हैं, जैसे तारीख ए फिरोज शाही, इसके अलावा और भी बुक्स आपको देखने को मिलेंगी। तो इन बुक्स का इस वीडियो में डालने का मकसद जो है वो ये है कि ये जो जितनी भी बुक्स दे रखी हैं या जो भी आपके लेखकों के नाम दे रखे हैं, ठीक है, जो इतिहासकारों के नाम हैं, वो कहीं ना कहीं हिमाचल से रिलेट करते हैं। जैसे इस बुक्स में हिमाचल के कांगड़ा के ऊपर जो अटैक हुआ था, किसका अटैक हुआ था? फिरोज शाह तुगलक का। तो उसके बारे में बताया गया है कि फिरोज शाह तुगलक ने 1635 में जो है नगरकोट के ऊपर, 1365 में नगरकोट के ऊपर जो है इसने अटैक किया था। 1365 में नगरकोट के ऊपर अटैक किया। तो ये सारी बुक्स कहीं ना कहीं रिलेटेड है और आपके पैटर्न में भी शामिल है, क्योंकि अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ 28 जून 2026 को इसका हिमाचल हाई कोर्ट क्लर्क का जो एग्जाम हुआ, उसमें भी एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, तारीख फिरोज शाही। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको डालने का मकसद है। ठीक है। तो ये तारीख फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक द्वारा किस किले पर हमले का विवरण है? तो ये है नगरकोट। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। तारीख फिरोज शाही में नगरकोट के ऊपर जो अटैक किया था 1365 में, 1365 में किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने अटैक किया था। उसके बारे में विवरण है। तो ये ऐसा हुआ था कि जो ये अपने कांगड़ा के राजा थे रूपचंद, तो रूपचंद ने जो है दिल्ली सल्तनत के मैदानी इलाकों में जाके लूटपाट की थी। तो उसके जवाब में फिरोज शाह तुगलक ने जो है कांगड़ा फोर्ट के ऊपर चढ़ाई की। तो 6 महीने तक, 6 माह तक कांगड़ा फोर्ट को जो है, कांगड़ा किले को घेरे रखा। 6 महीने तक जो है कब्जा नहीं कर पाया था फिरोज शाह तुगलक कांगड़ा किले के ऊपर, नगरकोट किले के ऊपर, और 6 महीने तक इसको घेरे रखा। 6 महीने बाद क्या हुआ कि जब कांगड़ा किले का जो भी रसद है, राशन है, वो जब खत्म हो गया, तो ये जो राजा थे रूपचंद, इन्होंने जो है आत्मसमर्पण कर दिया। इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था रूपचंद ने। रूपचंद ने आत्मसमर्पण किया। ठीक है। तो 2 पॉइंट यहां से निकल के आए कि फिरोज शाह तुगलक की जो तारीख फिरोज शाही है, इसमें फिरोज शाह तुगलक के बारे में बताया गया है कि उसने नगरकोट के ऊपर अटैक किया था। कब किया था? 1365 ईस्वी में किया है। और उस समय जो राजा थे, राजा रूपचंद थे। और जो कांगड़ा किला है, नगरकोट किला, इसे 6 महीने तक घेरा डाल के रखा था। उसके पश्चात रूपचंद ने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने ज्वालामुखी मंदिर का दौरा किया था और अपने साथ 1300 संस्कृत ग्रंथ जो था अपने साथ ले गया था? ठीक है। तो ये 1365 में जब अटैक किया था फिरोज शाह तुगलक ने, तो उसके पश्चात इसने सुन रखा था ज्वाला देवी मंदिर के बारे में भी, और इसको ये पता था कि जो भी हिंदुओं के मंदिर हैं, जो भी स्थान है, उनमें काफी धन दौलत है। तो धन के लालच में इसने जो है फिर ज्वालामुखी मंदिर के ऊपर अटैक कर दिया।
कब? 1365 में, जब इसने कांगड़ा किले पर अटैक कब्जा करने के बाद इसने ज्वालामुखी मंदिर पर अटैक किया, मंदिर को लूटा और वहां से जो है 1300 संस्कृत ग्रंथ अपने साथ ले गया ये। ठीक है। और उनका इसने जो है फिर क्या कराया था? फारसी में अनुवाद कराया था। ये जो 1300 संस्कृत ग्रंथ हैं, ये जो संस्कृत ग्रंथ हैं, इनका फारसी में अनुवाद कराया इसने। किस नाम से कराया? तो ये नाम दिया था इसको दलाई फिरोज शाही। दलाई ए फिरोज शाही, दलाई फिरोज शाही के नाम से इसने अनुवाद कराया इनका 1300 संस्कृत ग्रंथों का। किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो क्वेश्चन आपके ये भी बन सकता है कि जो संस्कृत ग्रंथ थे उनका किस नाम से अनुवाद हुआ फारसी में। ठीक है। ज्वालामुखी मंदिर से जो 1300 संस्कृत ग्रंथ अपने साथ ले गया था फिरोज शाह तुगलक, इनका किस नाम से जो है ट्रांसलेशन हुई है? तो इनकी ट्रांसलेशन हुई है दलाई फिरोज शाही नाम से, दलाई ए फिरोज शाही नाम से हुई है। और किस भाषा में हुई है? तो ये हुई है फारसी भाषा में। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका ज्वालामुखी मंदिर, और ज्वालामुखी मंदिर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ज्वालामुखी मंदिर है ये, तहसील ज्वालामुखी, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ठीक है। देरा से 20 किलोमीटर, देरा से 20 किलोमीटर है। और कांगड़ा जो मुख्यालय है, कांगड़ा से 35 किलोमीटर है। ठीक है। और यहाँ पे ज्योति रूप में ज्वाला माता की पूजा की जाती है, जो कि 51 शक्तिपीठों में इनका स्थान है। जो 51 शक्तिपीठ है उनमें इनका स्थान है। और यहाँ पे बोलते हैं माता ज्वाला की जीवा, जीवा यहाँ पे जीव इनकी गिरी थी, माता सती की जीव यहाँ पे गिरी थी, तो वहां से ये ज्योति प्रकट हुई है। ठीक है। तो इनकी ज्योति ज्वाला के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और ये 51 शक्तिपीठों में इनका स्थान है। और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ये 35 किलोमीटर डिस्टेंस है ज्वालामुखी, तहसील ज्वालामुखी में। ठीक है। और इसके अलावा जो है ये ज्वालामुखी स्थान पर जो कि सुरम्य शिवालिक पहाड़ियों की गोद में है, शिवालिक पहाड़ियों की गोद में ये मंदिर बना हुआ है। और अकबर ने भी यहाँ पे छत्र चढ़ाया, जो आज भी वहां पे रखा हुआ है। अकबर द्वारा चढ़ाया गया छत्र आज भी इस मंदिर में रखा हुआ है। ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तुझ के जहांगीरी, तुझ के जहांगीरी में कांगड़ा किले पर किसके आक्रमण का विवरण मिलता है? ये जो तुझ के जहांगीरी है, इसमें कांगड़ा किले पर किसके आक्रमण का विवरण मिलता है? तो जैसा कि नाम से आपको पता लग गया होगा कि ये जहांगीर के आक्रमण का पता लगता है। तो जहांगीर ने जो है कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1620 में। इसने जो आक्रमण किया है वो किया है 1620 में। और जो मुगल सेना थी, तो मुगल सेना का जो सेनापति था वो था इसका बेटा शाहजहां, शाहजहां था। तो 1620 में जब मुगल सेना ने कांगड़ा किले पर आक्रमण किया, तब उसका सेनापति था शाहजहां। ठीक है। और ये लगभग लगभग 14 महीने तक इन्होंने 14 महीने तक घेरा डाल के रखा था। इन्होंने लगभग 14 महीने तक कांगड़ा किले को घेरा डाल के रखा, पर ये कांगड़ा किले को जीत नहीं पाए। आखिर में जो है नूरपुर का जो राजा था जगत सिंह, नूरपुर के राजा जगत सिंह और नवाब अली खान, नवाब अली खान, ये नवाब अली खान कौन था? एक कांगड़ा किले का पहला मुगल गवर्नर इसको ही बनाया गया था। पहले तो इसकी कोई पहचान नहीं थी, एक सेनापति था ये भी। ठीक है। एक कमांडर था मुगल सेना में।
लेकिन जब कांगड़ा किले को फतेह कर लिया गया तो उसका जो पहला गवर्नर बनाया गया वो नवाब अली खान को ही बनाया गया था। तो नवाब अली खान और राजा जगत सिंह, नूरपुर के राजा जगत सिंह, इन दोनों ने शाहजहां की मदद की थी कांगड़ा किले को जीतने में। तब जाके इन्होंने कांगड़ा किले को जीत पाया। ठीक है। जब मुझे पता लगा जहांगीर को कि कांगड़ा किले को 14 महीने बाद जीत पाए हैं, तो वो उसको उत्सुकता हुई देखने के लिए कि ऐसा क्या है कि कांगड़ा किले को एक साल में भी मुगल सेना जीत नहीं पाई, जबकि मुगल सेना वो उस समय की शक्तिशाली सेना थी। तो जो शाह जहांगीर था और उसकी पत्नी नूरजहां दोनों आए थे हिमाचल में। ठीक है। और नूरपुर के जो राजा था, जो नूरपुर का राजा जगत सिंह, इसने भव्य स्वागत किया था जहांगीर का और जहांगीर को भेंट किया था अपना नगर जो अभी का नूरपुर है। तो जहांगीर ने जो है नूरपुर का नाम चेंज किया अपनी पत्नी के नाम पर, नूरजहां के नाम पर। उस नगर का नाम जो है नूरपुर रखा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तारीख ए फरिश्ता पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इन सभी पुस्तकों में हिमाचल का इतिहास दर्ज है, इसीलिए इन पुस्तकों को इसमें शामिल किया गया है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है हिमाचल हाई कोर्ट के एग्जाम में। और आपके हिमाचल का जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं किसी भी डिपार्टमेंट का हो गया हिमाचल गवर्नमेंट में, वहां से एक ना एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। ठीक है। तो तारीख ए फरिश्ता पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तारीख ए फरिश्ता ये लिखी गई है मोहम्मद कासिम शाह के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद कासिम शाह, इसके द्वारा लिखी गई है तारीख ए फरिश्ता। और इसमें क्या है, क्यों इंपोर्टेंट है हिमाचल के लिए? महमूद गजनबी ने 1009 में कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था। आक्रमण का उल्लेख है इसमें। इस पुस्तक में जो कांगड़ा किले पर महमूद गजनबी ने 1009 में आक्रमण किया था उसका उल्लेख है इसमें, इसलिए ये बुक जो है इंपोर्टेंट है। किसने लिखी है तारीख ए फरिश्ता? मोहम्मद कासिम शाह ने। और इसमें है क्या? इसमें है महमूद गजनबी ने 1009 में जो कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था उसका उल्लेख है। ठीक है। इसने भी धन के लालच में जो है ब्रजेश्वरी माता के मंदिर को लूटने के लिए अटैक किया था और वहां से सोना चांदी ये लूट के ले गया था। अगला क्वेश्चन है, तुझ के तैमूरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये है तैमूर लंग के द्वारा लिखी हुई। इसकी ऑटोबायोग्राफी है ये, इसकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है तैमूर लंग की। तुझ के तैमूरी तैमूरी इसने खुद लिखी है। किस भाषा में लिखी गई है ये लिखी गई है चगताई तुर्क भाषा में। जो इसकी अपनी भाषा थी उस भाषा में इसने अपनी भाषा में लिखा है इसको। ठीक है। ये हिमाचल के दृष्टिकोण से क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि इसने भी 1399 ईस्वी में कांगड़ा किले पर ही आक्रमण किया था। कांगड़ा किले की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार है कि हर कोई इसको जीत नहीं पाता था, इसीलिए जितने भी ये आक्रमणकारी हुए, आकांता जितने भी हुए जिन्होंने भारत को लूटने के मंसूबे से भारत पे अटैक किया, उन सभी ने कांगड़ा किले पर इसीलिए अटैक किया अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए। तो इसने भी 1399 ईस्वी में तैमूर लंग ने कांगड़ा किले पर जो है आक्रमण किया था। ठीक है। और उस समय जो राजा थे वो मेघचंद थे। ये इंपोर्टेंट है क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। मेघचंद जो थे ये राजा थे कांगड़ा के। कांगड़ा के राजा थे मेघचंद। ठीक है। कब? जब तैमूर लंग ने 1399 ईस्वी में कांगड़ा किले पर आक्रमण किया था, तब मेघचंद जो थे राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुझ के जहांगीरी पुस्तक, तुझ के जहांगीरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? तो ये लिखी गई है तुझ के जहांगीरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी के।
ये क्वेश्चन आया था आपके HP हाई कोर्ट क्लर्क 28 जून 2026 को, जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ, उसमें ये क्वेश्चन आया है कि तुझ के जहांगीरी पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी गई है जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा, ठीक है। और इसमें क्या है, तुझ के जहांगीरी में, इसमें गयासुद्दीन बलबन जो था, तारीख फिरोज, तो इसमें जो है गयासुद्दीन बलबन से लेकर, जो बलबन था राजा दिल्ली सल्तनत का, बलबन से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक के शासन का वर्णन है इसमें। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो 5-6 मुगल राजा हुए, उन सभी का इसमें वर्णन है। बलबन से लेकर, जो गयासुद्दीन बलबन था, उसके समय से लेकर फिरोज शाह तुगलक तक के समय का इसमें जो है हिस्ट्री, इतिहास शामिल है तुझ के जहांगीरी में, ठीक है। इसीलिए पुस्तक जो है इंपोर्टेंट हो जाती है। और इसको जो है किसने लिखा था, तुझ के जहांगीरी को किसने लिखा था? तो ये लिखा था जियाउद्दीन बर्नी ने। थोड़ा कंफ्यूजन है इसमें, ये जहांगीर के द्वारा ही लिखी गई है। यस, ये जो आपकी पुस्तक है, ये जहांगीर के जहांगीर की आत्मकथा है ये। तारीख फिरोज शाही जो पुस्तक है, वो लिखी है जियाउद्दीन बर्नी ने, ठीक है। ये पुस्तक है जहांगीर के द्वारा ही लिखी हुई है, तुझ के जहांगीरी। तुझ के जहांगीरी, ये जहांगीर की आत्मकथा है। ये जहांगीर की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है ये इसकी। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? जहांगीर की। ये तुझ के जहांगीरी जो पुस्तक है, ये जहांगीर ने लिखी है। और तारीख फिरोज शाही, जो कि क्वेश्चन अभी पूछा गया था आपके हिमाचल हाईकोर्ट क्लर्क के एग्जाम में, फिरोज शाही। ये लिखी है किसने? जियाउद्दीन बर्नी ने। तारीख फिरोज शाही किसने लिखी है? जियाउद्दीन बर्नी ने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, वो मैं क्लियर कर दिया आपको। जो तारीख फिरोज शाही पुस्तक है, ये लिखी है जहांगीर के द्वारा लिखी हुई है। इसमें भी जो कांगड़ा किले के ऊपर जो अटैक हुआ है, उसका वर्णन है। कांगड़ा किले के आक्रमण का वर्णन है इसमें, ठीक है। और जो तारीख फिरोज शाही है, इसमें भी कांगड़ा किले के ऊपर जो अटैक हुआ है, उसका वर्णन है। और तारीख फिरोज शाही पुस्तक लिखी है जियाउद्दीन बर्नी ने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था, जो कि मैंने क्लियर कर दिया आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तारीख फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही लिखी है जियाउद्दीन बर्नी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, तो इस करके थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। जियाउद्दीन बर्नी लिखी है तारीख फिरोज शाही, और इसमें भी जो है
जो कांगड़ा किले के ऊपर आक्रमण हुआ था 1365 में, जैसा कि मैं पहले डिस्कस किया है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा, उसका वर्णन है इसमें। इसीलिए ये हिमाचल की हिस्ट्री में ये पुस्तकें जो है इनके नाम पूछे जाते हैं। इनके जो रचनाकार हैं, जिन्होंने ये लिखी है, जो इसके लेखक हैं, उनके नाम इसीलिए पूछे जाते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं हिमाचल की हिस्ट्री से रिलेट करते हैं। कांगड़ा किले पर आक्रमण हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उनका इतिहास दर्ज है। हर एक जो भी इनकी मुगल काल की जो भी पुस्तकें हैं सभी में उसका विवरण दे रखा है। तो तारीख फिरोज शाही में भी कांगड़ा किले पर जो आक्रमण हुआ था फिरोज शाह तुगलक का, और उसके बाद उसने जो है ज्वालामुखी मंदिर को भी लूटा था, तो उस सभी का वर्णन है इसमें तारीख फिरोज शाही, और इसको लिखा है जियाउद्दीन बर्नी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू से प्राप्त बियर्स राजा चलाया गया सबसे पुराना सिक्का किस शताब्दी का है? कुल्लू के राजा हुआ करते थे बियर्स, नाम था उनका, वीर रस बोलते थे। कई जगह बीर रस बोला है उनको, कई जगह बियर्स बोला है। तो इनका जो सबसे पुराना सिक्का किस शताब्दी का है? तो यह है प्रथम शताब्दी का। ठीक है, प्रथम शताब्दी का सिक्का है ये। कौन सी शताब्दी का है? प्रथम शताब्दी का सिक्का है। तो इसमें एक दो पॉइंट और भी हैं जो आपको बता दूं कि ये जो सिक्का है ये तांबे का है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस धातु का बना है, तो ये तांबे का है। ठीक है, दूसरी चीज है, इस पे लिखा हुआ है, दूसरी इसकी जो लैंग्वेज है वो संस्कृत और प्राकृत, संस्कृत और प्राकृत है, प्राकृत है। इसकी जो लैंग्वेज है, इसकी जो भाषा है, इसके एक साइड जो है सिक्के की एक साइड जो है संस्कृत में लिखा है और दूसरी साइड जो है प्राकृत में लिखा हुआ है, और तांबे का बना हुआ है। पहली शताब्दी का है ये। कुल्लू का राजा जो भी हुआ था बियर्स, उनके द्वारा चलाया हुआ सिक्का है। और उस पर क्या लिखा हुआ? उसके ऊपर लिखा हुआ है राजन कोल तस्य वीरायस्य, मतलब कुल्लू के राजा वीररस द्वारा, वीररस का सिक्का, ऐसा उसमें लिखा हुआ है संस्कृत में। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए, ये है सिक्का, वो की एक पिक्चर आपको दिखा रहे हैं। ये जो कुल्लू के ये लिखा है राजन, राजन कोलु तस्य वीरायस्य, मतलब कुल्लू के राजा वीर रस का सिक्का, ये लिखा हुआ है। एक साइड संस्कृत है और दूसरी साइड प्राकृत भाषा है। ठीक है, कॉइन ऑफ एंशियंट इंडिया के शीर्षक से इसको सबसे पहले जो था जनरल कनिंगम जो थे, इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कॉइन्स ऑफ एंशियंट इंडिया के शीर्षक से आर्टिकल के नाम से इसको प्रकाशित किया था। सिक्का ब्राह्मी लिपि, एक तरफ खरोष्टी लिपि और तांबे का सिक्का है। ब्राह्मी और खरोष्टी बोल रहे हैं ये, तो ये खरोष्टी आपकी प्राकृत से संबंधित है और जो ब्राह्मी है वो संस्कृत है, संस्कृत से संबंधित है, और ये तांबे का सिक्का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुल्लू के राजा बियर्स द्वारा चलाया गया सिक्का किस धातु का है? तो ये तो अभी डिस्कस किया था कि ये तांबे का सिक्का है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, तांबे का सिक्का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा शिमला से प्राप्त सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है आहत सिक्के, पंचमार्क, पंचमार्क सिक्के कहा जाता है इनको। ठीक है, जो कांगड़ा और शिमला से सिक्के प्राप्त हुए हैं इनको आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि आहत सिक्के होते क्या है। ठीक है, आपने पढ़ा कई बार होगा, तो शायद आपने देखा हो कि जो आहत सिक्के होते हैं इनको पंचमार्क सिक्के भी बोला जाता है। ये इस टाइप के होते हैं जैसा आप देख पा रहे हैं। इनका कोई एक डिजाइन नहीं है, ना एक शेप में है। धातु की चपटी पट्टी टुकड़े पर एक या दोनों ओर डिजाइन या लिपि को छापने के लिए हाथ से ठोक कर, मतलब पंच करके बनाया जाता था, इसलिए इनको पंचमार्क या आहत सिक्के बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि इनको पीट कर बनाया जाता था, इसलिए इनको आहत सिक्के बोला जाता है।
इनकी ढलाई नहीं की जाती थी, बल्कि हाथ के औजारों से ठप्पा मारकर निर्मित किया जाता था। ठीक है। और इनके बारे में है कि ये जो है धातु की चपटियां प्राय चांदी, तांबा, शीशा, कभी कभी सोने के भी होते थे। ठप्पा व हथौड़ा एक और या दोनों मोर छाप होती थी। आकार इनका अनियमित था। किनारे असमान थे। मोटाई विविध थी, कोई पतला था कोई मोटा था। ठीक है। लिपि चिन्ह, इनके प्रतीक, संख्याएं, देव चिन्ह, शासक, जनपद के नाम, कुछ भी लिखा होता था। इनको आहत सिक्के बोला जाता था। कोई इनकी लंबाई चौड़ाई मोटाई से कोई मतलब नहीं था। ठीक है। और ना ही किसी एक साइज में होते थे, और ना ही एक डिजाइन होता था। और इनको हाथ से ठोक पीट के बनाया जाता है। इनको आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा शिमला से किस की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो ये प्राप्त हुई हैं यूनानी और कुषाणों की। ये आपने याद रखना है। जो कांगड़ा शिमला से मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो यूनानी और कुषाणों की मुद्राएं हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांगड़ा के ज्वालामुखी और हमीरपुर के टप्पा मेवा से किसकी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो ये मुद्राएं प्राप्त हुई हैं अपोलो डोट्स की। किसकी प्राप्त हुई है? अपोलो डोट्स की प्राप्त हुई है। ठीक है। कांगड़ा की ज्वालामुखी और हमीरपुर के टप्पा मेवा से जो मुद्राएं हमें मिली हैं वो किसकी मिली हैं? ये मिली हैं अपोलो डोट्स की। जो ज्वालामुखी से हमें मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो प्राप्त हुई है 31 सिक्के हमें मिले हैं, और टप्पा मेवा से हमें 21 सिक्के मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज तरंगणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? राज तरंगणी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है कल्हण के द्वारा। कल्हण के द्वारा लिखी गई है राज तरंगिणी। ठीक है। तो कल्हण के बारे में कि ये जो राज तरंगिणी है, एक तो ये संस्कृत में है, संस्कृत ग्रंथ है ये पुस्तक। ठीक है। संस्कृत में है। दूसरा क्या है इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है इसमें कश्मीर का इतिहास है। कश्मीर और पहाड़ी राज्यों का इतिहास है इसमें। इसीलिए ये हिमाचल के लिए थोड़ी सी इंपोर्टेंट हो जाती है। कई बार ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि कन्नड़ द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम क्या है, या कौन सी पुस्तक है जिसमें कश्मीर और पहाड़ी राज्यों का जो है उल्लेख है या इतिहास दर्ज है। तो वो है राज तरंगणी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस पुस्तक किसके द्वारा लिखी हुई है? मुद्रा राक्षस की बात करें तो ये लिखी है विशाख दत्त के द्वारा। विशाख दत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवंश नामक पुस्तक, ये अभी आया भी था हिमाचल हाई कोर्ट क्लर्क के एग्जाम में 26 जून 2000 सॉरी 28 जून 2026 को जो एग्जाम हुआ था उसमें ये आया था। इस पुस्तक का नाम आया था उस एग्जाम में। तो रघुवंश जो नामक पुस्तक लिखी गई है, ये लिखी है तुलसीदास सॉरी कालिदास जी, जो है कालिदास ने लिखी है रघुवंशम। रघुवंशम पुस्तक जो लिखी है, रघुवंश या रघुवंशम पुस्तक है, तो ये है कालिदास। कई जगह इसका नाम जो है रघुवंशम लिखा हुआ है, कई जगह रघुवंश ही लिखा है। रघु कहीं, और अभी जो एग्जाम में आया था वो रघुवंशम लिखा था वहां पे। ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये कालिदास द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। ओके। नेक्स्ट है जी, अष्टाध्यायी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी की बात कर रहे हैं कि ये किसके द्वारा लिखी है? तो ये लिखी है पाणिनि ने। अष्टाध्यायी लिखी है पाणिनि ने। ओके। अगला क्वेश्चन है जी, बृहद संहिता। बृहद संहिता नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? ये लिखी है बारह मेहर ने। बृहद संहिता लिखी है बारह मेहर ने। ओके। तारीख फरिश्ता में कांगड़ा किले पर किसके आक्रमण का उल्लेख है? तो जैसा कि अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था कि इसमें जो है महमूद गजनबी ने 1009 में जो आक्रमण किया था कांगड़ा किले पर, 1009 में महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था कांगड़ा किले पर। ठीक है। ये उसके बारे में है।
तो यहाँ पर महमूद गजनवी, महमूद गजनवी होगा, महमूद गजनवी किससे संबंधित है, किसके आक्रमण का उल्लेख मिलता है, महमूद गजनवी के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, जो कि 1009 में किया था इसने कांगड़ा किले पर, और ब्रजेश्वरी मंदिर को लूटने के लिए जो किया था महमूद गजनवी ने, उसका उल्लेख है तारीख फरिश्ता में। अगला क्वेश्चन है, मसरूर जिनको हिमाचल का पिरामिड बोला जाता है, हिमाचल का पिरामिड किसको बोला जाता है, मसरूर टेम्पल को। इसमें 15 शैल मंदिरों के एक समूह की खोज कब की गई, 15 शैल मंदिर, शैल मीन्स की पत्थरों के बने मंदिर, पत्थर को काट के बनाए गए मंदिर है, 15 शैल मंदिरों का एक समूह है, इसकी खोज कब की गई। ठीक है, तो पहली बार इसकी जो खोज की गई थी इस मंदिर की, कब की गई थी, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1900 आपका 30 हो जाएगा, 1900 आपका 30 हो जाएगा। ये मसरूर टेम्पल के 15 शैल मंदिरों की खोज कब की गई, तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा 1930, 1930 में, 1930 में की गई है। ठीक है, पहली बार जो है, ऐसे तो पहली बार 1875 में इनको जो है दर्ज किया गया था, रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। ठीक है, 1913 में जो है इसको किसने देखा, हेनरी शटलवर्थ ने देखा, इनको हेनरी शटलवर्थ ने देखा था। 1913 में हेनरी शटलवर्थ ने इनको देखा। दर्ज कब हुए थे, 1875 में। 1913 में हेनरी शटलवर्थ ने इन मंदिरों को देखा था, और इसका जो सर्वेक्षण कराया गया वो 1915 में फिर इसका सर्वेक्षण कराया गया। ठीक है, और इनको दर्जा कब दिया गया है, तो वो 1930 में दिया गया है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है 1930 है। वैसे देखा जाए तो इनको जो है एक तरह से आधिकारिक रूप से इनको जो दर्ज हुए थे, इनकी जो एंट्री हुई थी 1875 में हुई थी। ठीक है, 1930 में यहाँ पे हेनरी शटलवर्थ आया था, एक तरह से इंस्पेक्शन के लिए, इनको देखने के लिए, उनकी जांच पड़ताल या जो भी बोलो वो करने के लिए आया था। फिर 1915 में इसका जो ऑफिशियल सर्वेक्षण हुआ एएसआई की तरफ से 1915 में हुआ है। ठीक है, और 1930 में जो है इनको रिकॉर्ड किया गया। ये है मसरूर टेम्पल, ये है कांगड़ा के मसरूर टेम्पल, जिनको हिमाचल का एलोरा कहा जाता है। यह हिमाचल के जो है पिरामिड कहे जाते हैं, हिमाचल का एलोरा बोला जाता है। ऐसे कई बार क्वेश्चन आता है कि हिमाचल का एलोरा किस मंदिर को कहा जाता है, तो इसी मसरूर टेम्पल को कहा जाता है हिमाचल का एलोरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला 15 शैल मंदिरों की खोज किसके द्वारा की गई, तो ये की गई थी हेनरी शटलवर्थ, यहाँ जो आया था 1913 में आया हुआ था। यहाँ पे कौन आया था, हेनरी शटलवर्थ। उसके बाद इंस्पेक्शन हुई है इनकी 1915 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ज्योग्राफिया किसकी पुस्तक है जिसमें कुलिंद और त्रिगर्त राज्यों का विवरण मिलता है, तो ज्योग्राफिया जो है टोलमी की है। राइट आंसर इज टोलमी। इनका पूरा नाम है क्लोडियस टोलमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कुल्लू के राजाओं की वंशावलियों को किसने खोजा, जो कुल्लू के राजा हैं उनकी वंशावलियों को किसने खोजा, तो ये खोजा कैप्टन हारकोर्ट ने। कैप्टन हारकोर्ट ने खोजा था कुल्लू के राजाओं की वंशावलियों को।
अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा के राजाओं की वंशावलियों को किसने खोजा था? तो ये खोजा था मूरक्राफ्ट ने। कांगड़ा के राजाओं की वंशावलियों को खोजा था मूरक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ा, मंडी, नूरपुर, चंबा, सुकेत राजघरानों की जो है वंशावलियां, इनको किसने खोजा था? ठीक है, तो इनको खोजा था अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम ने खोजा था कांगड़ा, मंडी, नूरपुर, चंबा और सुकेत की राजघरानों की वंशावलियों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस चीनी यात्री ने कुल्लू और त्रिगर्त की यात्रा की थी? तो ये की थी वैन सांग ने। किसने की थी? वैन सांग ने। वैन सांग जो था, ये 7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी में लगभग 635 ईस्वी में ये आया था भारत। किसके समय में? हर्षवर्धन। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षवर्धन के समय आया था ये वैन सांग। ठीक है, भारत आया 7वीं शताब्दी में आया था, हर्षवर्धन के समय आया था। इसकी पुस्तक का नाम है सी यू की। सी यू की पुस्तक है, इसका नाम है सी यू की। ठीक है, तो इसने जो है कुल्लू और त्रिगर्त की यात्रा की थी। तो दोनों का उल्लेख है सी यू की में, दोनों स्थानों का उल्लेख है, दोनों स्थानों के बारे में बताया गया है। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कुल्लू और त्रिगर्त का जो है उल्लेख किस पुस्तक में है, जिसमें ये नाम भी दिया होगा सीयू की। तो सीयू की में है। यह पूछ लिया कि जो ह्वेन सांग की पुस्तक है सीयू की, उसमें किन दो भारतीय मतलब हिमाचल के राज्यों का उल्लेख है? कुल्लू और त्रिगर्त का है। तो ये याद रखने, कुल्लू त्रिगर्त का उल्लेख जो इसकी ह्वेन सांग की पुस्तक है सीयू की, इसमें दोनों स्थानों का उल्लेख है। और ये आया था लगभग 7वीं शताब्दी में, 635 ईस्वी में आया था। ये हर्षवर्धन के समय आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंद किताब उल हिंद पुस्तक को जो है किसने लिखा है? और उसमें उसने जो है हिमाचल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन भी किया है। किताब उल हिंद, तो ये लिखी है अल बरूनी ने। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अल बरूनी ने लिखी है बुक किताब उल हिंद। और इसमें इसने हिमाचल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनका वर्णन किया है। किस किस का वर्णन किया है इसने? ब्रजेश्वरी मंदिर का वर्णन किया है, जो कांगड़ा का मंदिर है ब्रजेश्वरी मंदिर। ठीक है, कांगड़ा किले का वर्णन किया है, इनका वर्णन किया है इसने। ठीक है, इसने जो महमूद गजनबी ने कांगड़ा पे आक्रमण किया था, उसका भी इसने वर्णन किया है। कब किया था इसने? 1009 ईस्वी में। उसका भी इसमें वर्णन हुआ है किताब उल हिंद में। ठीक है, और इसने इसने वर्णन किया है कि जो पवित्र स्थान थे वहां पर जो बनाए पानी के लिए जलाशय, तालाब या बोरियां बनाई गई थी, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो आर्किटेक्चर थी उनकी, वो बहुत ही अच्छी थी, वो प्रशंसनीय थी। उनकी इसने प्रशंसा की है, तारीफ की है कि जो बावड़ियां थी, जलाशय, तालाब थे पवित्र मंदिर या ऐसे पवित्र स्थानों पे, वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर थे। उनकी जो है इसने प्रशंसा की है। ठीक है, और इसने पहाड़ी क्षेत्र में उपयोग होने वाली शारदा लिपि के बारे में भी इसने लिखा है कि पहाड़ी क्षेत्र में जो है शारदा लिपि का उल्लेख होता है। ये भी इसका भी उल्लेख किया है इसने इस पुस्तक में। किसमें? किताब उल हिंद, अल बरूनी की जो पुस्तक है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जाति को नवपाषाण कालीन संस्कृति का संस्थापक और प्रदेश का मूल निवासी माना जाता है? तो यह है कोल।
कोल को माना जाता है, ये मूल निवासी माने जाते हैं। ये मूल निवासी कैसे हैं? ये कहाँ के थे? जो दिल्ली का आसपास एरिया है, ये मैदानी इलाकों के थे, मैदानी क्षेत्रों के थे ये। ठीक है। जब आर्य ईरान से या मध्य एशिया से जब आर्य भारतीय उपमहाद्वीप में आए, तो उन्होंने ये जो मैदानी क्षेत्रों के कोल थे, इनको किस तरफ धकेला? उत्तर की तरफ, हिमालय की तरफ धकेला, मतलब इनको भगाया, इनको भगा दिया वहां से। ठीक है। और खुद वहां रहने लगे। तो ये जो कोल थे, ये दिल्ली के आसपास के मैदानी इलाकों के रहने वाले थे। और ये सबसे पहले जो है हिमाचल में इन्होंने बसना शुरू किया। सबसे पहले बसना शुरू किया इन कोलों ने। और ये आज भी सबसे जो पुराने हैं, सबसे पहले जो वासी जो है हिमाचल के, यही माने जाते हैं कोल। ठीक है। और किन्नौर के जो किन्नौर और लाहौल स्पीति के चमंग व दमंग समुदाय है, चमंग व दमंग, वो इन्हीं के वंशज माने जाते हैं कोलों के, चमंग व दमंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसराज युद्ध किस नदी पे हुआ? तो ये हुआ था रावी पे। इसको परुष्णी नदी कहा जाता है। इसका जो वैदिक नाम है वो क्या है? परुष्णी। परुष्णी है रावी का। यहाँ पे युद्ध हुआ था, दसराज युद्ध। राजा भरत और 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। राजा भरत ने जो है विश्वामित्र की जगह जो ऋषि वशिष्ठ को अपना गुरु बना लिया। तो ऋषि विश्वामित्र ने जो है 10 राजाओं का एक संघ तैयार कर लिया उनके खिलाफ, राजा भरत के खिलाफ। उनमें 5 आर्य थे और 5 अनार्य थे। उन 10 राजाओं ने मिलकर युद्ध लड़ा था राजा भरत के खिलाफ। ठीक है। तो किस नदी पर लड़ा गया? रावी नदी के ऊपर ये लड़ा गया दसराज युद्ध। और आखिर में राजा भरत की जीत हुई और भरत के नाम पर ही आगे फिर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध में किसने कौरवों की तरफ से युद्ध किया? तो ये कुलिंदों ने किया था। कुलिंदों ने किया था। और ये जो कुलिंद थे, जो दुर्योधन की पत्नी थी, पत्नी दुर्योधन के ससुराल कुलिंदों से थी। मतलब इनका जो जोआई था, दामाद था। कौन? जो दुर्योधन था, कौरवों में जो दुर्योधन था, वो इनका जोआई माना जाता है। तो इन्होंने कौरवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलसन ठकुराई के संस्थापक कौन है? तो ये है अलख सिंह। अलख सिंह है बलसन ठकुराई के संस्थापक। ठीक है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसीलिए इसमें डाला गया। हिमाचल प्रदेश किस अक्षांश में स्थित है? तो ये स्थित है 30 डिग्री 22, 33 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 75 डिग्री 47 से 79 डिग्री 4 पूर्वी देशांतर में है। ठीक है। उत्तरी अक्षांश तथा पूर्वी देशांतर। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश किस हिमालय में है? तो हिमाचल आपको मिलेगा पश्चिमी हिमालय में। ठीक है। मैप में देख लेते हैं कि पश्चिमी हिमालय कहाँ पर है। तो ये आपका पंजाब हिमाचल है। जो हिमाचल का एरिया है वो किस में आता है? पंजाब हिमाचल, पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय, इसके बीच में आता है हिमाचल। किसके बीच में आता है? ये आता है पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय के बीच में आता है हिमाचल। तो ये आपका पड़ेगा वेस्टर्न, ये आपका है पूर्वी, पूर्वी है। और ये है आपका पश्चिमी हिमालय, ये पश्चिमी। तो पश्चिमी हिमालय में आता है हिमाचल। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की उत्तर दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? बात कर रहे हैं उत्तर दिशा की। उत्तर में मिलेगा आपको जम्मू कश्मीर और लद्दाख। राइट आंसर इज जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हिमाचल के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो बात हो रही है दक्षिण की तरफ। दक्षिण में मिलेगा आपको हरियाणा, हरियाणा राज्य। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पूर्व इस साइड की बात हो रही है। दक्षिण हो गया, ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया दक्षिण। बात हो रही है दक्षिण और पूर्व की। तो दक्षिण पूर्व में मिलेगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो पश्चिम में जैसा आपको बताया पंजाब मिलेगा आपको। ये पश्चिम है तो पश्चिम में मिलेगा आपको पंजाब, ठीक है, राइट आंसर पंजाब। पूर्व में कौन सा राज्य, यूटी या देश है? ठीक है, तो पूर्व की बात कर रहे हैं तो पूर्व में आपको मिलेगा तिब्बत और चीन। मतलब तिब्बत है जो चीन के कब्जे में अभी, तो ये तिब्बत मिलेगा आपको। हिमाचल प्रदेश की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो ये मिलेगी आपको 3050 मीटर से 7025 मीटर तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जिला मुख्यालय? तो ये मिलेगा आपको किलोंग, लाहौल स्पीति का किलोंग मिलेगा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित, ठीक है। और सबसे कम ऊंचाई पर मिलेगा आपको बिलासपुर। 51 में जो है हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी? बात कर रहे हैं 1951 की बात इसलिए हो रही है कि 1951 में हिमाचल प्रदेश को क्या बनाया था? पार्ट सी बनाया था। उस समय जो है कितनी जनसंख्या थी? हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो उस समय थी 23,86,000, 23,86,000 जनसंख्या थी। अगर हम उस समय की साक्षरता दर की बात करें, 1951 की बात हो रही है, 1951 के आंकड़े हैं ये, तो उस समय जो साक्षरता दर थी वो 7.98% थी। मात्र कितनी थी? 7.98% उस समय जो थी। और 1951 में ही सी पार्ट बना, हिमाचल पार्ट सी बना, ठीक है। और उस समय जो था बिलासपुर अलग राज्य हुआ करता था, अलग था, अलग से राज्य हुआ करता था। और उस समय जो लिंगानुपात था हिमाचल का था वो 912, 1000 पुरुषों पर 912 स्त्रियां, ये लिंगानुपात था। ये आंकड़े 51 के 1951 में क्या था? साक्षरता दर थी मात्र 7.98। पार्ट सी हुआ करता था हिमाचल, ठीक है। बिलासपुर अलग राज्य हुआ करता था और 912 जो था लिंगानुपात था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की दशकीय जनसंख्या विकास दर सबसे अधिक रही? तो सबसे अधिक रही है 1981 में, 1981 में सबसे अधिक रही। 1971 से 1981 यानी कि दशक 10 साल में, और ये जो आंकड़े 1981 में ही आए थे, सबसे अधिक रही। ठीक है, जनसंख्या विकास दर सबसे अधिक रही किसकी? हिमाचल की। कितनी रही? 23.71%, 23.71% थी कब? 1981 में। अगले क्वेश्चन की बात करें, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश की दशकीय जनसंख्या विकास दर सबसे कम रही? तो सबसे कम रही है दोस्तों 2001 में। कितनी रही है? मात्र 12.94%, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस दशक में हिमाचल प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था? सबसे अधिक कब था? तो ये था 1991 में, ऑप्शन बी। कितना था? 976 हुआ करता था। आज की डेट में कितना है? 972 है। मतलब 2011 में, अभी 2026 के आंकड़े तो आए नहीं है, 2011 का जो डाटा चला है
उसके अकॉर्डिंग है 972, और 91 में कितनी थी, 976। तो ये सबसे ज्यादा रही है, 91 वाला जो है लिंगानुपात सबसे अधिक रहा है अब तक के रिकॉर्ड में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, हिमाचल प्रदेश के किन जिलों की सीमा सर्वाधिक जिलों से लगती है? तो वो मिलेंगे आपको कांगड़ा और मंडी। कांगड़ा और मंडी दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा सबसे अधिक 6 जिलों से लगती है। ठीक है, सबसे अधिक 6 जिले लगते हैं, 6 ही कांगड़ा से लगते हैं और 6 ही मंडी से लगते हैं। एक बार मैप देख लेते हैं। अगर हम पहले कांगड़ा की बात कर लें तो कांगड़ा में आपका आ गया लाहौल स्पीति 1, चंबा 2, ठीक है, ऊना 3, हमीरपुर 4, मंडी 5 और कुल्लू 6। कांगड़ा में हो गए 6 जिले। ठीक है, अगर हम मंडी की बात करें तो कुल्लू हो गया 1, कांगड़ा हो गया 2, हमीरपुर हो गया आपका 3, बिलासपुर हो गया 4, सोलन हो गया 5 और शिमला हो गया 6। 6 जिले हो गए आपके मंडी में। तो कांगड़ा और मंडी ऐसे दो जिले हैं जिनकी सीमा अन्य 6 जिलों से लगती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो वो आपको मिलेगा हमीरपुर का। हमीरपुर का सबसे अधिक है, कितना है, 1095 है। 1000 पुरुषों पे 1095 महिलाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम आपको मिलेगा किन्नौर का। कितना मिलेगा, 818 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। सबसे कम मिलेगा किन्नौर का। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? सबसे अधिक मिलेगा आपको हमीरपुर का। हमीरपुर सबसे छोटा है, इसीलिए जनसंख्या घनत्व इसका सबसे अधिक मिलेगा आप। ठीक है, जनसंख्या घनत्व है कितना हमीरपुर का, ये है 407 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 407 व्यक्ति हैं पर प्रति वर्ग किलोमीटर, हमीरपुर में सबसे अधिक है। ठीक है, इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है ऊना का। ऊना कितने व्यक्ति हैं, 338 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर। ऊना के बाद किसी की बात आती है तो वो है बिलासपुर। बिलासपुर का कितना है, तो बिलासपुर का है 327 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा जो है हमीरपुर, उसके बाद ऊना एंड थर्ड पे है बिलासपुर। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, जैसे अभी बात कर रहे थे, वो है ऊना। ऊना का कितना है, 338 है जी प्रति वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की ग्रामीण जनसंख्या साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक तो आपको मिलेगी हमीरपुर की। ग्रामीण भी जनसंख्या साक्षरता दर सबसे अधिक है हमीरपुर की। कितनी है, 87.5 है। 87.5% है हमीरपुर की। ठीक है, और सबसे कम की बात की जाए तो कम की मिलेगा आपको चंबा। न्यूनतम में मिलेगा आपको चंबा। चंबा की कितनी है, 71%। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या साक्षर दर सबसे न्यूनतम चंबा। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला ग्रामीण जनसंख्या साक्षर दर में दूसरे स्थान पर है? दूसरे स्थान की कर रहे हैं ये बात, तो दूसरे स्थान पर मिल जाएगा आपको ऊना। दूसरे स्थान पर मिलेगा, क्या है परसेंटेज, 86.52%। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या साक्षरता दर पहले पे कौन था, पहले पे था हमीरपुर था फर्स्ट, और सेकंड पे है ऊना। ग्रामीण जनसंख्या साक्षरता दर की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा सबसे कम जिलों से लगती है? तो सिरमौर मात्र ऐसा है जिसकी 2 जिलों से लगती है बस। एक तो हो गया आपका शिमला, ठीक है, और दूसरा हो गया सोलन। बिलासपुर जो है मात्र 2 जिलों से लगता है, शिमला और सोलन से। ठीक है,
हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो सबसे लंबी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है किन्नौर की। किन्नौर की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। मैप में देख लेते हैं एक बार, मैप भी मिल जाएगा आपको आगे। इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी लंबी है किन्नौर की। ठीक है। सर्वाधिक राज्यों से सीमा बनाती है, सर्वाधिक राज्यों से। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा सर्वाधिक राज्यों से? कौन सा इनमें जिला है जो सबसे अधिक जिलों से लगता है? तो वो है सिरमौर। सिरमौर लगता है 3 जिलों से। किससे? उत्तराखंड से लगता है ये, उत्तर प्रदेश से लगता है, फिर हरियाणा से लगता है। ठीक है। उत्तराखंड के ये चमोली और देहरादून से लगता है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से लगता है, और हरियाणा के पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला से लगता है। तो सिरमौर है ये। 3 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, एकमात्र जिला है हिमाचल का। ये है मैप। मैप में आप दे सकते हैं सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो ये सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये शुरू होती है, किन्नौर है ये, किन्नौर। किन्नौर की सबसे लंबी है ये, यहाँ तक है किन्नौर। और किन्नौर के बाद आ गया ये लाहौल और स्पीति। लाहौल और स्पीति की जो है 80 किलोमीटर की है, जबकि इसकी 220 किलोमीटर है इसकी, किन्नौर की सबसे लंबी है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की कुल साक्षर जनसंख्या, ये पूछ रहे हैं कुल कितनी साक्षर जनसंख्या थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है कि अभी जो हिमाचल हाईकोर्ट क्लर्क का एग्जाम हुआ था, इसमें भी कुल जनसंख्या पूछी थी महिलाओं की, कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल में कुल कितनी महिलाएं थीं। इसीलिए ये आंकड़े थोड़े इंपोर्टेंट हो जाते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की कुल साक्षर जनसंख्या कितनी, कुल पढ़े लिखे लोग 2011 में कितने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 39 776 सॉरी, ये हो जाएगा आपका 50 39 736। राइट आंसर है ये। कुल जो थे 50,39,736 लोग थे साक्षर 2011 में। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल साक्षर पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? ठीक है। तो इन्होंने पूछ लिया कुल पुरुषों की, तो पुरुष थे 27,52,590। ऑप्शन सी। कुल पुरुष जो थे 50,39,000 में से 27,52,590 जो थे वो पुरुष थे। ठीक है। और महिलाएं कितनी थी उसमें से? तो महिलाएं जो है 22,87,140, ये महिलाएं है। राइट आंसर ये है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल के जलवायु क्षेत्रों को वर्षा के अनुसार न्यूनतम से उच्चतम की ओर व्यवस्थित कीजिए। दोस्तों ये हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं आपकी स्टेटमेंट वाइज, स्टेटमेंट बेस पे, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है, क्योंकि अभी जो हिमाचल हाईकोर्ट के एग्जाम हुए थे उनमें भी स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन आए हुए थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रोसेस सर्वर या फिर दफ्तरी का या फिर आप कोई भी ड्राइवर का एग्जाम दे रहे हो तो ये आपके लिए जो है क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं, तो ये आपके काम के नहीं है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब कैसे महत्वपूर्ण है कि जरूरी नहीं है कि आपको 2 स्टेटमेंट वाले आएंगे, आपको एक स्टेटमेंट आ गई सीधा सीधा आपसे पूछ लिया तो वो भी आपका डाउट यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, ये इनको ना कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं इनको स्किप ना करें। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट वाले हैं, ये स्पेशली हिमाचल क्लर्क में आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है। पर जो दूसरी पोस्ट है उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप इनसे जो है स्टैटिक जीके से सीधा सीधा कर सकते हो। अब यह पूछा है हिमाचल जलवायु क्षेत्रों को वर्षा मात्रा के अनुसार न्यूनतम से उच्चतम की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बात कर रहे हैं ये कि न्यूनतम से उच्चतम की ओर इनको व्यवस्थित करना है हमें। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 61। 61 को जो है न्यूनतम से उच्चतम की ओर व्यवस्थित करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ADC2, ADCB।
ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पहले आ जाएगा ए शुष्क क्षेत्र, फिर आएगा आपका डी उप आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, फिर आएगा आपका सी आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, लास्ट में आएगा आर्द्र शीतोष्ण क्षेत्र। तो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा ADCB हो जाएगा। ठीक है, ADCB हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा इनमें सही है। पतसारी जो है टोंस नदी की सहायक नदी है, ये रॉन्ग है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। किसकी है ये बता रहे हैं कि पतसारी जो है टोंस नदी की सहायक है। ठीक है, ये टोंस की सहायक नहीं है, पतसारी जो है पब्बर की है, पब्बर की है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। और जो पतसारी नदी शिमला जिले के खड़ा पत्थर के पास से निकलती है, ये राइट हो जाएगा। तो एक जो है कथन गलत है तथा दो है वो सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, पतसारी जो है, पतसारी टोंस से नहीं टोंस की सहायक नहीं है, ये पब्बर की सहायक है। ठीक है, कैसे है, पहले है पतसारी जो कि खड़ा पत्थर से निकलती है, पतसारी जाके किसमें मिलेगी, पब्बर में। पब्बर किसमें मिलेगी, पब्बर मिलेगी टोंस में। और टोंस किससे मिलेगी, टोंस मिलेगी यमुना से। इस तरीके से ये सर्कल चलता है, पहले पतसारी, फिर पब्बर, फिर टोंस और यमुना। यमुना जाके प्रयागराज में मिल जाएगी गंगा से, और गंगा मिल जाएगी गंगा सागर में, ब्रह्मपुत्र से। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर पहली बार 1906 में वाकर और पोस्को द्वारा सर्वेक्षण किया गया था। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 63। तो ये ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर का पहली बार 1906 में वॉकर और पोस्को द्वारा सर्वेक्षण किया गया, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बड़ा सिगड़ी हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये दोनों ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा, यहाँ पे दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, बाबा काशीराम हिमाचल के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, और बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी नाम किसने दिया था। अच्छा, बाबा काशीराम हिमाचल के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, बिल्कुल ठीक है। गदर पार्टी से ये प्रभावित थे, तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, ऑप्शन सी, ये हो जाएगी गलत। उन्होंने शपथ ली कि जो है आजादी न मिलने तक काली वस्त्र धारण करेंगे, ये भी सही है। उन्हें सरोजनी नायडू ने पहाड़ी गांधी नाम दिया था, ये बोल रहे हैं कि उन्हें सरोजनी नायडू ने पहाड़ी गांधी नाम दिया, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। दो स्टेटमेंट आपकी ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, कि बाबा काशीराम जो हिमाचल के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, ये सही है, गदर पार्टी से प्रभावित नहीं थे, है ना, ये गलत हो जाएगा। उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक भारत आजाद नहीं होगा मैं काले कपड़े ही धारण करूंगा, ये बात बिल्कुल सही है। और सरोजनी नायडू ने पहाड़ी गांधी नाम दिया था, ये गलत है, इनको जवाहरलाल नेहरू ने नाम दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने इनको क्या बोला था, पहाड़ी गांधी बोला था। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। शिमला हिल राज्यों में मंडी पहला राज्य था जहां पंचायती राज कानून पास हुआ था। ठीक है, ये बोल रहे हैं पहला राज्य था जहां पंचायती राज कानून पास हुआ था, ये बिल्कुल सही हो जाएगी स्टेटमेंट, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मंडी वाली, पंचायती राज कानून पास हुआ था, बिल्कुल सही है। यह है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाला लाजपत राय कभी मंडी नहीं आए थे, ये गलत है। असहयोग आंदोलन हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ नहीं हुआ था, ये गलत है। राजकुमारी अमृत कौर ने शिमला से भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, ये सही है। तो इनमें दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और दो गलत है, फर्स्ट और फोर बिल्कुल सही है।
केवल 1 और 4, केवल 4 और 1, ये ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंकुल्ला सुरंग जो है 15,855 फीट की ऊंचाई पर है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। 15,855 फीट की ऊंचाई पर है सिंकुल्ला। ओके, अटल सुरंग की लंबाई बोले 6.2 किलोमीटर है ना। तो 6.2 किलोमीटर नहीं है अटल सुरंग की लंबाई, कितनी है फिर? 9.2 है, 9.2 किलोमीटर है। तो ये जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। इसमें केवल एक स्टेटमेंट ठीक है, एक सही है, कथन दो गलत है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, डंडरा आंदोलन 1930 में बिलासपुर की किस परगना में हुआ था? तो जो डंडरा आंदोलन है 1930 में हुआ और बिलासपुर में हुआ, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि डंडरा आंदोलन कहाँ पे हुआ, तो ये बिलासपुर में हुआ है। कब हुआ? 1930 में हुआ है। किस परगना में हुआ? तो बहादुरपुर परगना में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68, 68 में बोल रहे हैं, ऊहल सतलुज नदी की सहायक नदी है, तो ये गलत है। मंडी में लूनी जो है, मंडी में जो लूनी है वो किसकी सहायक है? ब्यास नदी की है, बोल रहे हैं ब्यास नदी की है, तो ये बिल्कुल ठीक है। रामोली ब्यास की सहायक नदी नहीं है, जो कि मंडी में ब्यास के बाई किनारे पर है, तो ये गलत हो जाएगा। परासर झील मंडी जिले की उत्तरी पूर्वी दिशा में, ये सही हो जाएगा बिल्कुल, 2 और 4 सही हो जाएगा, 2 4 ऑप्शन बी। मंडी में लूनी ब्यास नदी की सहायक नदी है, ये बिल्कुल ठीक है। प्रासन नदी, प्रासन झील जो है मंडी जिले की उत्तरी पूर्वी दिशा में, ये बिल्कुल सही है। 2 और 4। ओके, अगला है, कौन सा दर्रा चंबा और पांगी के बीच स्थित है? तो चंबा और पांगी के बीच कौन सा स्थित है? ऑप्शन हो जाएगा ए, साच। साच पास जो है चंबा और चंबा और पांगी के बीच में है ये साच। ठीक है, और दुलची किसके बीच में है? दुलची की बात करें तो दुलची हो जाएगा कुल्लू और मंडी के बीच में, कुल्लू और मंडी के बीच में दुलची। ठीक है, पादरी, पादरी हो जाएगा चंबा और जम्मू कश्मीर के भद्रवाह, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह। तो चौरी, चौरी हो जाएगा चंबा और कांगड़ा, चौरी चंबा कांगड़ा, पदरी चंबा भद्रवाह, साच चंबा पांगी और दुलची कुल्लू और मंडी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन सा इनमें से सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है भाई इनमें? तो इनमें हो जाएगा ग्लांग, सोलन में, बिल्कुल सही है। ठीक है, ग्लान कहाँ है? सोलन में, बिल्कुल सही है। सिस्सू, सिस्सू किन्नौर में नहीं है, सिस्सू है लाहौल स्पीति में। सिस्सू में एक मोनेस्ट्री भी है, ये मिलेगा आपको लाहौल स्पीति में। औहार, औहार कहाँ मिलेगा आपको? बिलासपुर में मिलेगा, मंडी में नहीं है। कहाँ देखने को मिलेगा? बिलासपुर में मिलेगा औहार। और सरद, सरद मिलेगा आपको सोलन में। यहाँ एक ही सही था, गिलांग जो कि सोलन में, सरद भी सोलन में, औहार बिलासपुर में और सिस्सू लाहौल स्पीति में। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली स्थानीय पौधों की वनस्पतियां जो पश्चिमी हिमालय में भी पाई जाती हैं, कितने प्रतिशत हैं? बात कर रहे हैं कितने प्रतिशत हैं, तो ये है 95%, राइट आंसर हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अभी भी आए थे, किसमें? हिमाचल हाई कोर्ट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली स्थानीय पेड़ पौधों की वनस्पतियां
जो पश्चिमी हिमालय में भी पाई जाती हैं कितने प्रतिशत हैं, और तो ये है कितने प्रतिशत, 95% हैं। वो वाली वनस्पतियां जो कि पश्चिमी हिमालय में पाई जाती हैं वही हिमाचल में है, 95%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाटी नृत्य को दुनिया के सबसे बड़े नृत्य के रूप में गिनीज रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। बिल्कुल सही है, ये राइट आंसर है। कुल्लू नाटी नृत्य दशहरे पर किया जाता है, भगवान कृष्ण और गोपियों की रासलीला को समर्पित है। दोनों ही सही है, राइट आंसर हो जाएंगे दोनों। ठीक है। हिमाचल प्रदेश को मुख्य आयुक्त के रूप में किस वर्ष और तारीख को गठित किया गया था, और कितनी पहाड़ी रियासतों का विलय किया गया था। ठीक है, तो ये हुआ था 15 अप्रैल 1948 को, और 30 रियासतें थी इसमें, याद रखना इसको। ठीक है, अभी भी ये क्वेश्चन आया था इससे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा कांगड़ा और चंबा जिले को मिलाता है, तो बारू दर्रा है। बारू दर्रा है जो कांगड़ा और चंबा को मिलाता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। साच किसको मिलाता है, साच मिलाता है चंबा और पांगी को, ये याद रखना है आपने। नलगांव किसके बीच में है, नलगांव है किन्नौर और उत्तराखंड के बीच में। नलगांव किसके बीच में, किन्नौर और उत्तराखंड के बीच में। सिंका, ये सिंका जो है ये किसके बीच में मिलेगा आपको, सिंका दर्रा, तो सिंका मिलेगा, ये भी आपको मिलेगा किन्नौर और उत्तराखंड। नलगांव और सिंका दोनों आपको किन्नौर उत्तराखंड के बीच में मिलेंगे, साथ चंबा पांगी में मिलेगा। ठीक है, और बारू मिलेगा आपको कांगड़ा और चंबा के बीच में। ओके। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल के किस जिले में शहरी महिलाओं की संख्या सबसे कम थी, सबसे कम थी किसकी, शहरी महिलाओं की संख्या। तो सबसे कम तो वैसे देखा जाए लाहौल और स्पीति और किन्नौर, यहाँ तो ग्रामीण जनसंख्या 0% है, यहाँ तो सॉरी, यहाँ तो शहरी जनसंख्या 0% है, शहरी जीरो है, शहरी तो है ही नहीं है। 100% यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या है। तो पहले तो आंसर यही होना चाहिए, लाहौल स्पीति किन्नौर। लेकिन यहाँ जब है ही जीरो, तो उसके बाद किसका नंबर आता है, तो उसके बाद जो नंबर आता है बिलासपुर का। सबसे कम जो है शहरी महिलाओं की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी महिलाओं की संख्या अगर देखी जाए तो बिलासपुर में है। ठीक है। ऑन रिकॉर्ड तो पता है कि लाहौल स्पीति और किन्नौर में शहरी तो है ही नहीं है, 0% है शहरी, 100% ग्रामीण है, तो यहाँ तो शहरी आपको मिलेंगे ही नहीं। लेकिन उस इन दोनों के बाद जिसमें बिल्कुल कम है तो वो है बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर सबसे कम मिलेंगे और शिमला में सबसे अधिक। बिलासपुर में कम है और शिमला में जो है शहरी सबसे अधिक मिलेंगे। ओके। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की स्थापना कब हुई। बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की स्थापना कब हुई, तो ये हुई है 14 सितंबर 2015 में। कब हुई है, 14 सितंबर 2015 में हुई है। ठीक है, 14 सितंबर 2015 में हुई है इसकी स्थापना। और ये कहाँ मिलेगा आपको, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम का मुख्यालय आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा सुंदरनगर में, सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी, यहाँ मिलेगा देखने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों को उनके जिलों के साथ सुमेलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 77। तो इनको सुमेलित कर लेते हैं। मंगरू महादेव कहाँ पे है, मंगरू महादेव आपको मिलेगा देखने के लिए थुनाग में, ये आपने यहाँ से याद रखने हैं, थुनाग मंडी में।
मंगरू महादेव थुनाग मंडी में मिलेगा। त्रिपुरा सुंदरी ये मिलेगा आपको नगर कुल्लू में, नगर कुल्लू में मिलेगा। अवा देवी आपको हमीरपुर में मिल जाएगा। ठीक है, परासर मंडी में। तो ये एक सही मैच है, बाकी तीनों गलत थे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट कर दिए। मंगरू महादेव आपको थुनाग मंडी में मिलेगा, त्रिपुर सुंदरी मंदिर नगर कुल्लू में मिलेगा, और अवा देवी मंदिर आपको मिलेगा हमीरपुर में। ठीक है, किन्नौर हिमाचल प्रदेश का जिला कब बना? 78, क्वेश्चन नंबर 78। तो ये बना है आपका 1 मई 1960 को बना है। कब बना है? 1 मई 1960 को। और कौन से नंबर का? छठा जिला बना है ये, छठे नंबर का, 6th पोजीशन का भी जिला बना है ये याद रखना है आपने। 1 मई 1960 को बना है। और 31 अक्टूबर 1966 तक हिमाचल में कुल 6 जिले हुआ करते थे। फिर 1 नवंबर को 1966 में 4 जिले और जोड़े, प्लस किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घानवी हाइडल प्रोजेक्ट किस जिले में है? तो घानवी आपको देखने को मिलेगा शिमला जिले में, घानवी शिमला जिले में। और ये किस पे है? ये आपको मिलेगा घानवी खड्ड है। ठीक है, और ये किसकी सहायक है? सतलुज की। जो घानवी खड्ड है ये किसकी सहायक है? किसकी सहायक नदी है? तो सतलुज की सहायक नदी है। ठीक है, और घानवी खड्ड के ऊपर है घानवी हाइडल प्रोजेक्ट शिमला जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडो नॉर्वे ट्रॉट फिश फार्म कहाँ पे है? तो ये मिलेगा आपको कुल्लू में, इंडो नॉर्वे ट्रॉट फिश फार्म। क्वेश्चन नंबर 80। और यहाँ पे जो फिश है उनमें कौन कौन से वेराइटी हैं? रेम्बो, ये आपको याद रखनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। अभी जो पीछे क्वेश्चन आया था उसमें फ्रूट्स के वैरायटी पूछी थी। ठीक है, तो रेम्बो हो गया और ब्राउन, 2 वैरायटी है यहाँ पे फिश की। हिमाचल प्रदेश में कुल कितनी सैन्य छावनियां हैं? तो आज की डेट में 6 हैं, और पहले ये 7 हुआ करती थी। लेकिन योल वाली जो है, योल कैंट, इसको डिमोलिश कर दिया, इसको हटा दिया, खत्म कर दिया इसको, योल कैंट वाली को। ठीक है, क्या कर दिया? भंग कर दिया, इसको छावनी को भंग कर दिया। भंग कब कर दिया इसको? 2023 में भंग कर दिया है इसको, 2023 में भंग किया, अभी किया है। पहले 7 थी, अब 6 बची हैं। अब इसको मिलिट्री एरिया बना दिया है, छावनी से सैन्य क्षेत्र बना दिया इसको। ठीक है, छावनी अलग चीज होती है, सैन्य क्षेत्र अलग है। अब 6 बची। धनकर मोनेस्ट्री कहाँ पे है? 82। धनकर मोनेस्ट्री कहाँ पे है? तो धनकर आपको देखने को कहाँ मिलेगी? स्पीति में। राइट आंसर बी, स्पीति में मिलेगी धनकर आपको देखने के लिए। और पांगी में कौन सी है? पांगी में तासी चोलिंग गोम्पा, तसीगंग बोलते हैं इसको, है ना। और बुक में इसका नाम लिखा है तासी छोलिंग गोम्पा, पांगी में जो है। ठीक है, किन्नौर में तो काफी आपको पता ही है, नाको है, और कमरू है, उसके अलावा कानम है, कानम मठ, चारंग मठ, कल्पा मठ, ये किन्नौर में मिलेंगी। और लाहौल में कौन सी है? लाहौल में भी काफी है। गुरु घंटाल आपको कहाँ मिलेगी? लाहौल में ही मिलेगी, गुरु घंटाल।
ये लाहौल की सबसे पुरानी जो है मोनेस्ट्री है, गुरु घंटाल। ठीक है, करदंग है, करदंग मठ है। ठीक है, ससुर है, ससुर मठ है। ससुर मठ के बाद आपको तबो मिल जाएगा, ताबो, ताबो मठ भी, ताबो मोनेस्ट्री भी यहीं मिलेगी आपको। ठीक है, और ससुर में क्या है, 84 थंका पेंटिंग्स के लिए फेमस है ये। और ताबो में क्या है, 12 फीट ऊंची जो है ताबो, ताबो में 12 फीट ऊंची जो है स्टैच्यू है, 12 फीट ऊंचा स्टैच्यू है। किसका, गुरु पदम संभव का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसका राइट आंसर धनकर मोनेस्ट्री कहाँ पे है, स्पीति में मिलेगी धनकर आपको। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस चित्रकार ने बैनर्स ऑफ द ईस्ट चित्रकला बनाई। बैनर्स ऑफ द ईस्ट चित्रकला किसने बनाई है, निकोलस रोरिक ने बनाई है। ये राइट आंसर, निकोलस रोरिक ने बनाई है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बनाई है इन्होंने 1924-25 में। वैसे इन्होंने कई सारी जो है चित्रकलाएं बनाई हैं, लगभग 19 चित्रकलाएं शामिल है इसमें जो है। बैनर्स ऑफ द ईस्ट में लगभग 19 जो है, लगभग 19 चित्रकला पेंटिंग्स जो है शामिल की गई हैं इसमें। ठीक है, और इसमें जो है दुनिया के महान आध्यात्मिक जो गुरु हुए हैं, संत हुए हैं, उनके विचारों को दर्शाया गया है। और एक इसमें जो है आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये फोटोग्राफ पेंटिंग्स जो है, एक पहली ये है जिसमें कुछ साइन है अलग अलग इन्होंने धर्म्स के बनाए हैं, जैसे कि बैनर्स ऑफ द, बैनर्स ऑफ द ईस्ट जो है, इन्होंने इनकी जो चित्रकला है उसमें इन्होंने बनाए हैं। एक ये है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये निकोलस रोरिक द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स हैं ये। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के बारे में क्या सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 84। भोटी केवल निचले क्षेत्र में ही बोली जाती है, ये गलत है। तिब्बती तिब्बती में किन्नौर को जो है खुनू कहते हैं, ये सही है। लेह में इस क्षेत्र को माउन कहते हैं, लेह में, तो ये भी सही है। कालिदास ने किन्नौर का वर्णन नहीं किया, ये गलत है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3। 2 और 3 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। अगला क्वेश्चन है, ब्यास नदी की कौन सी सहायक नदी ब्यास से कांगड़ा जिले में मिलती है। तो कांगड़ा जिले में कौन सी है ब्यास की सहायक जो कांगड़ा जिले में मिलती है, तो बोलो वो है कुना खड्ड। कुना खड्ड जो है ये कांगड़ा जिले में, कुना जो है ब्यास की ट्रिब्यूटरी है, ये कांगड़ा जिले में मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85, ये आपको कहाँ मिलेगी, कांगड़ा जिले में मिलेगी। स्पिन, सोलंग और स्वा, स्पिन और सोलंग ये आपको मिलेंगी कुल्लू में, और स्वा रिवर मिलेगी ऊना में। स्पिन और सोलंग मिलेगी कुल्लू में। अगला क्वेश्चन है, हिमालयन रियासती प्रजामंडल कब व्यवस्थित किया गया। तो ये किया गया है दिसंबर 1938 में, राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1938, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से उस मंदिर की पहचान कीजिए जो कि पगोड़ा शैली में नहीं बना है। पगोड़ा शैली में नहीं बना है, तो ये नहीं बना है, बिजली महादेव मंदिर जो है ये नहीं बना है। किस शैली में, पगोड़ा शैली में नहीं बना है। ठीक है, ये कौन सी शैली में है, तो ये है काठपुनी शैली में। काठपुनी शैली जो होती है उस शैली में है ये मंदिर। बाकी हिडिंबा देवी मंदिर जो है पैगोड़ा में है, बाकी ये तीनों ही हैं। ठीक है,
तो बिजली महाद्वीप काटकुनी शैली किस प्रकार की होती है, तो उसके लिए फोटोग्राफ आपके लिए प्रोवाइड की हुई है। ये बिजली महादेव मंदिर है, इसको बोलते हैं काटकुनी शैली। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का सही प्रतिशत क्या था, तो इसका जो सही प्रतिशत था वो था 5.71। राइट आंसर इज 5.71%। ये कौन सी जनसंख्या थी, एसटी। 2011 में कितने प्रतिशत थी, 5.71%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। तो 89 बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। कब हुई थी, 1989 में हुई थी। ठीक है। और दूसरी जो स्टेटमेंट है वो है, वर्ष 1971 तक हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कोई भी महिला कैबिनेट मंत्री नहीं था। ठीक है। और तीसरी स्टेटमेंट है, हिमाचल विधानसभा वर्ष 1963 में पुनर्जीवित हुई थी। चौथी है, केसी शर्मा कमेटी की नियुक्ति बेनामी जायदादों की जांच के लिए की गई थी। क्यों बनाई गई थी, कि जो बेनामी जायदाद है उनकी जांच के लिए बनाई गई थी केसी शर्मा कमेटी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसमें स्टेटमेंट पहली जो है वो गलत है। हिमाचल महिला विकास निगम की स्थापना 89 में हुई, ये स्टेटमेंट गलत है। वर्ष 1971 तक हिमाचल विधानसभा में कोई भी महिला कैबिनेट मंत्री नहीं था, ये बिल्कुल सही है। और अगली स्टेटमेंट है, हिमाचल विधानसभा 1963 में पुनर्जीवित हुई, ये भी स्टेटमेंट सही है। और केसी शर्मा कमेटी की नियुक्ति बेनामी जायदादों की जांच के लिए की गई थी, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 स्टेटमेंट ही ठीक है, बाकी फर्स्ट और फोर्थ गलत है। अगला क्वेश्चन है, रोंगटोंग परियोजना किस जिले में है, तो ये मिलेगी आपको लाहौल स्पीति में, रोंगटोंग परियोजना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा खड्ड हमीरपुर जिले को मंडी जिले से अलग करता है, हमीरपुर जिले को मंडी जिले से अलग करता है सीर खड्ड, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किन्नौर जिले में निम्नलिखित क्या है, दरोस, दाव, धार, क्या है ये, किन्नौर में क्या चीज है, ये त्योहार है, स्थान है, विवाह है या वस्त्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवाह। एक ये विवाह का प्रकार है। ठीक है, दरोस, दाव और धार, ये जो है एक विवाह का प्रकार है किन्नौर जिले में। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले के हैं, तो ये है कांगड़ा जिले के, कुनियार और पथियार, कुनियार और पथियार, यहाँ से मिले हैं ये। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पुराने हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 1966 तक हिमाचल में कुल कितने जिले थे, तो ये 6 जिले थे, 6 जिले थे कुल। और 1 नवंबर को 4 जिले और जोड़े गए। अक्टूबर 1966 तक 6 जिले थे और 1 नवंबर को जो है 4 जिले और जोड़ दिए गए इसमें। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की पतली कुहल, जिसको पाटली खुल नदी के बारे में भी कहा जाता है, कौन सा इसमें जो है ऑप्शन सही है इसके लिए, ये रावी की सहायक नदी है, सतलुज की सहायक नदी है, ठीक है, ब्यास की सहायक नदी है, ये चिनाब की सहायक नदी है, तो ये ब्यास की सहायक नदी है, ब्यास की सहायक नदी है ये पतली कुहल। और ये किस आपको डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, तो ये मिलेगी आपको मंडी में, मंडी जिले में देखने को मिलेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में फलों की उपज में सेब की फलों की जो उपज है उसमें सेब की उपज कितने % है होती है, जो कुल कुल उपज होती है फलों की, उसमें सेब जो है कितने % जो उपज में उगाया जाता है या पैदावार की जाती है। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 49.10। राइट आंसर हो जाएगा 49.10% जो है कुल फलों की उपज का
जो है आधा सेब का ही हिस्सा है इसमें, लगभग आधा, 49.10%। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस जिले का सबसे अधिक वन क्षेत्र है? सबसे अधिक वन क्षेत्र है, तो ये वन क्षेत्र है सबसे अधिक चंबा। चंबा में सबसे अधिक वन है, वन क्षेत्र जो है चंबा का सबसे अधिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में ससुर गोम्पा किस जिले में स्थित है? ससुर गोम्पा किस जिले में है? तो ये आपको किस जिले में मतलब किस जगह मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको लाहौल में। लाहौल में मिलेगा ससुर गोम्पा, जैसे अभी बात कर रही थी ऊपर, तो ये मिलेगा आपको लाहौल में, ससुर गोम्पा मोनेस्ट्री, या ससुर मोनेस्ट्री। हिमाचल प्रदेश में किस जिले का सबसे अधिक भौगोलिक वन क्षेत्र है? ऊपर बात हो रही थी वन क्षेत्र की, तो वन क्षेत्र में चंबा सबसे आगे था। अब कुल भौगोलिक वन क्षेत्र का सबसे अधिक कहाँ पे है? तो सबसे अधिक एरिया मिलेगा आपको लाहौल स्पीति का, और वन क्षेत्र भी लाहौल स्पीति का ज्यादा है, लेकिन वहां आपको पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे। सिर्फ जो रिकॉर्ड में है, जो डॉक्यूमेंट में है, वही उसमें ही ये लाहौल स्पीति का वन क्षेत्र, भौगोलिक वन क्षेत्र सबसे अधिक है हिमाचल में, लेकिन एक्चुअल में वन क्षेत्र सबसे ज्यादा है चंबा का। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में शहरी जनसंख्या की साक्षरता दर सबसे कम थी? शहरी की बात कर रहे हैं ये, कि शहरी जनसंख्या की साक्षरता दर सबसे कम थी, मतलब जो शहरी जनसंख्या है जिले की, उसकी साक्षरता दर किस जिले की सबसे कम है? तो वो कांगड़ा जिला है। ऐसे साक्षरता दर की बात की जाए तो चंबा की सबसे कम है, ठीक है, लेकिन जिले की बात की जाए कि जिले में जो शहरी लोग रहते हैं उनकी साक्षरता दर सबसे कम किसकी है? तो वो है कांगड़ा जिले की। राइट आंसर हो जाएगा कांगड़ा। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज हमें सपोर्ट करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट सेकंड में, उसमें भी इस जैसे इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आए थे, हिमाचल हाई कोर्ट, हिमाचल कोर्ट, और हिमाचल के और जो अन्य एग्जाम हैं, तो उनसे जो आजकल का पैटर्न है उससे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं, और काफी मेहनत के बाद ये बनाया गया है वीडियो। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।